वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस होता है, उसी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस की स्टडी के लिए गुल्डबर्ग और वागे ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें इन्होंने ये बोला कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो भी आपको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रेट मिलता है, वो रेट कैसे ऑब्जर्व्ड होता है उसको लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया गया है। इसमें ये बोला गया है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो रेट होता है या रिएक्टेंट का जो आपका एक्टिव मास होता है वो किसके इक्वल होता है, जो प्रोडक्ट का एक्टिव मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है उस बात को समझते हैं। देखो, आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे। उन दोनों में से आपके पास रिएक्शन में हो सकता है कि आपका जो रिएक्टेंट है या तो वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, या तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो, या फिर कौन से स्टेट में प्रेजेंट हो, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के लिए जो टर्म आप यूज करोगे दैट इज अ कंसंट्रेटेड टर्म आप यूज करोगे, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और जो आपका लिक्विड और गैस होगा उसके लिए आप कौन सा टर्म यूज करोगे, लीटर का टर्म यूज करोगे फॉर अ वॉल्यूम। ठीक, अब देखो इसमें और एक चीज बताई जा रही है कि एक्टिव मास टर्म का मतलब क्या है। एक्टिव का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है एज अ रिएक्टेंट फॉर्म, उसका एक्टिव मास, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे मैंने बताया कि H2N2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, 2NH3 बना देगा। अब ये एक्टिव मास नहीं है, ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्म पे मैंने लिखा है। अब इसको एक्टिव मास के फॉर्म पे लिखो बोला जाएगा, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम किसी मॉलिक्यूल को लिखते हैं ना, तो उसको बोला जाता है एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको एक्टिव सब्सटेंस बोला जाएगा या एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस बोला जाएगा अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई मॉलिक्यूल हमारे पास लिखा हुआ है तो। एक्टिव मास को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिव मास को कैलकुलेट करने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। उस केमिकल फॉर्मूला में क्या होता है, देखो जैसे ये आपका एक्टिव मास है, एक्टिव मास इज इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, क्या बोला मैंने आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा आपका क्या, ये एक्टिव मास निकालने का किसी भी केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी केमिकल कंपाउंड का कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल जो भी आपको मास दिया गया है वो मास आप ये लिख सकते हो गिवन मास अपॉन क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूल आपको मिला हुआ है उसका गिवन मास, जो मास दिया हुआ है और उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, अपॉन इसी का ये जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके ये जो एक फॉर्मूला मैंने बताया, ये दूसरा फॉर्मूला, और इसी के अपॉन में ये टोटल वॉल्यूम इन लीटर लिखेंगे तो ये थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन पे क्या पता कर सकते हैं, एक्टिव मास पता कर सकते हैं। अब देखो कैसे, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल पे देखो क्या बताया गया है कि आपके पास 64 ग्राम का 64 ग्राम का क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। क्लासेस के टाइम पे आप लोग, ठीक है, ये 64 ग्राम क्या हो जाएगा, मेरा गिवन मास हो जाएगा। और O2 किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, और जो कंटेनर आपको दिया गया है उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है बोला जा रहा है, 2 लीटर उस कंटेनर का वॉल्यूम है। अब इसका मुझे क्या पता करना है, इस दिए गए कंटेनर पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन का मुझे क्या पता करना है, एक्टिव मास पता करना है। तो इसका एक्टिव मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्टिव मास
मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको गुल्डबर्ग और वागे ने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल क्या होता है, आपका एक्टिव मास होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर पता करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, जहां पर कैपिटल एम आपका क्या बता रहा है, गिवन मास को बताएगा, और स्मॉल एम आपका किसको बताएगा, जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको बताएगा। ठीक है, अब देखो मुझे जो दिया गया है उसमें से सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, अगर मुझे एक्टिव मास निकालना होगा तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल एन इज इक्वल, आप क्या लिखोगे, आपको दिया गया मास कितना है 64 ग्राम है, तो आपने 64 लिख दिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कौन सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बोला जा रहा है, मतलब 2 ऑक्सीजन मेरे पास अवेलेबल है, तो 16 टू जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 से आप 64 को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर जो वैल्यू आई वो कितनी आई है 2 आई है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब आप निकालोगे क्या, एक्टिव मास, एक्टिव मास इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, इस फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट करो आप, सॉरी, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना है 2 है, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 लीटर दिया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्टिव मास आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम मॉलिक्यूल्स पर लीटर हो जाएगी। यहाँ पे ये लीटर में है और ये यहाँ पर किस में है, ग्राम में है, उसके बेसिस पे ग्राम पर लीटर हो जाएगा हमारा क्या यूनिट, मतलब इसका एक्टिव मास कितना आ जाएगा 1 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। इस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन का क्या पता किया जाता है, एक्टिव मास पता किया जाता है। तो एक्टिव मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, हाउ टू रिप्रेजेंटेड एक्टिव मास, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे। इसके अलावा एक्टिव मास को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, और अपॉन आप क्या करोगे टोटल वॉल्यूम में लीटर कर दोगे, मतलब जो आपको गिव किया गया है। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे तो उसको टोटल वॉल्यूम में लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको एक्टिव मास की वैल्यू पता चल जाएगी, और उसके बेसिस पे हम उसकी यूनिट निकाल लेंगे। जहां जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा गिवन मास था वो 64 ग्राम था, तो ग्राम के बेसिस पे यहाँ पे 2 ग्राम आ जाएगा, और ये 2 लीटर में है, तो यूनिट क्या हो जाएगी 1 ग्राम पर लीटर हो जाएगी। 2 मिनट रुकिए। हाँ तो देखिए, तो ये एक्टिव मास निकालने का तरीका होता है, ऐसे आपको O2 दिया जा सकता है, N2 दिया जा सकता है, Cl2 दिया जा सकता है, और भी अदर गैसेस होती हैं, कोई मॉलिक्यूल भी आपको गिव किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एक्टिव मास को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ द रिएक्टेंट के। देखो कैसे, जैसे मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए, इस रिएक्टेंट ने बी प्रोडक्ट बनाया, ठीक, अब रेट ऑफ रिएक्शन मुझे पता करना है। एक्टिव मास तो मैंने पता कर लिया कि मुझे कैसे पता करना रहता है एक्टिव मास, उसके लिए मुझे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अब रेट क्या है मेरी केमिकल रिएक्शन का, इसमें
सेपरेटली रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। इसमें पर्टिकुलरली एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ है और उसका रेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसका रेट डिपेंड किस पे करता है कि जो मेरा रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन जितना होगा, जैसे ये मोर कंसंट्रेशन का है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मोर बनेगा। अगर ये लेस कंसंट्रेशन का होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, लेस बनेगा। जैसे मैंने 10 ग्राम का लिया है तो प्रोडक्ट भी मेरा 10 ग्राम का बनेगा। जैसे 5 ग्राम का लिया है तो प्रोडक्ट भी मेरा कितना बनेगा, 5 ग्राम का बनेगा। हालांकि इनिशियली हो सकता है 2 ग्राम का बने, फिर 3 ग्राम का बने, फिर फाइनल कंडीशन में 5 ग्राम का बने, ऐसा हो सकता है। लेकिन कंप्लीशन के अचीव करने तक टोटल जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और इसी वजह से बोला जा रहा है कि जो हमारे रिएक्शन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के, कि रिएक्टेंट का कितना मास एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव मास बोला गया है। देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट को बता रहा है। अब देखो एक्टिव मास का मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट लिया तो सारे के सारे रिएक्टेंट एक साथ एक्टिव होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्टेंट हो सकता है कि इनएक्टिव हो, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे, बाद में वो एक्टिव हो उसके बाद पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो जो पार्टिकल्स एक्टिव हैं वही रिएक्ट करके किसको बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो इस वजह से रिएक्शन का जो रेट होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। मतलब मैंने मान लीजिए जैसे अभी बताया कि 5 ग्राम का मैंने कोई रिएक्टेंट लिया। अब इस रिएक्टेंट में इनिशियली ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 ग्राम के सारे पार्टिकल्स एक्टिव हो, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इनएक्टिव भी हो सकते हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से बोला गया है कि एक्टिव मास, कि किसी केमिकल रिएक्शन का कितना मास एक्टिव है, और कितना मास एक्टिव है ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा एक्टिव मास के फॉर्मूला से। एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या बोलता है, जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर दो किसको, जितने ग्राम पे आपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है, ठीक है। उसको आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा। तो उसी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट, नॉट अ रिएक्टेंट, ठीक है। उस समय मैंने आपको रिएक्टेंट बोल दिया था, बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओनली नॉट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने नहीं बोला है, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इस बात को याद रखना। इसके बाद सेकेंड इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ये तो एक रिएक्टेंट के लिए आपने एग्जाम्पल दे दिया, फिर सेकेंड रिएक्टेंट अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे मेरे पास 2 रिएक्टेंट है और ये रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो इस टाइम पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो दोनों ही रिएक्टेंट के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये एक टाइप का रिएक्शन हो सकता है, और दूसरे टाइप का रिएक्शन ये हो सकता है कि आपको इन अ केमिकल रिएक्शन क्या गिव किया गया हो, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया गया हो, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स उसने पहले से ही दे दिया है। जैसे n मोल ऑफ ए रिएक्टेंट आपको दिया गया है और m मोल ऑफ बी रिएक्टेंट दिया गया है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो इसका मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एक्टिव मास ऑफ
क्या लिखोगे आप, रिएक्टेंट, और उस पे पावर, ये जो मोल लिखा हुआ है ना इसको इसके पावर पे लिख दोगे। और वैसे ही आपके पास अदर रिएक्टेंट होगा, उसका जो पावर होगा उसको उसके पावर पे आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्शन का जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप से हो सकता है, सेकेंड टाइप से हो सकता है और थर्ड टाइप से हो सकता है। अगर मोल गिवन किया गया हो तो मोल को एक्टिव मास के किस पे लिखा जाएगा, पावर पे लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको ये जो दिया हुआ है ये जनरली कोई केमिकल रिएक्शन आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा राइट द एक्टिव मास ऑफ या फिर राइट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारा जो N2 है, N2 नाइट्रोजन गैस, उसने रिएक्ट किया 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ और वो क्या बनाएगा, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाएगा। तो अगर मुझे बोला जाए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मेरा क्या है, N2 है, और सेकेंड रिएक्टेंट क्या है, H2 है, लेकिन इस पे नंबर ऑफ मोल्स कितना गिव किया गया है, 3, तो इसके पावर पे क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। समझ गए, ये चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। इसी चीज को बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को आपको हटाना है। जब भी कोई प्रोपोर्शनल होता है तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो हम के प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर यूज करते हैं, और इसी के को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर हम इसी को बोलेंगे रेट कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव मास आपको क्लियर हो गया कैसे आप कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद आप किसी केमिकल रिएक्शन का क्या पता करोगे, रेट पता करोगे। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोला गया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो रेट है वो इक्वल होता है। तो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, जितने में आपके रिएक्टेंट का सॉल्यूशन बना हुआ है उसके बेसिस पे। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव मास कैलकुलेट करने का तरीका हो जाता है, और साथ में किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो आपका रेट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसका तरीका हो जाता है। और जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के, इसलिए तो जो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है उसी को क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोला जाता है। ये डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइप में हम नोट करते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन किया गया हो तो उसको एक्टिव मास के पावर पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे टर्म का यूज करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आपका नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम ही यही है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट निकालना होगा, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट निकालना होगा। तो दोनों डायरेक्शन का रेट कैसे निकालोगे, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली उसी केमिकल इक्वेशन में पॉसिबल होता है जो कैसा हो, रिवर्सिबल हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सॉरी है कि ए रिएक्ट करता है किसके साथ, बी के साथ, और प्रोडक्ट बनाता है क्या, सी और डी। तो इधर से ये रिएक्शन जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, और इधर से ये रिएक्शन जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है,
अब मुझे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकाला तो रेट को मैं आर से डिनोट कर सकती हूँ, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए निकाल रही हूँ तो इसको मैं क्या कर दूंगी, आर एफ कर दूंगी। मतलब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, जिसको मैंने आर एफ से डिनोट किया है। हमने अभी देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं क्या कर सकती हूँ, एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी फॉर दीज रिएक्शन। ठीक है, और अब इस प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर को हटाओगे किसी कांस्टेंट के थ्रू, तो आर एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, ये आपका एक्टिव मास ऑफ ए हो जाएगा और ये आपका एक्टिव मास ऑफ बी हो जाएगा। ऐसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उसको मैं किससे डिनोट करूंगी, आरबी से। आरबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी, क्योंकि अब मेरा रिएक्टेंट क्या हो गया, जब इस डायरेक्शन से रिएक्शन होगा तो ये मेरा रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो अब रिएक्टेंट के एक्टिव जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही चीज मैंने लिखी है। और इसको आप इस कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे तो आर बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका के बी आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी और यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ डी। ठीक है, अब देखो मैंने दोनों ही रिएक्शन का क्या निकाल लिया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, किसका किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का। जब दोनों का रेट हम निकाल लेते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो रेट है इक्वल हो गई, इसी को क्या बोला जाता है, कौन सा कंडीशन बोला जाएगा, इसी को इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोला जाएगा। ठीक है, दैट इज अ कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आरएफ की वैल्यू देखो और आरबी की वैल्यू देखो। आरएफ में क्या लिखा है, के इंटू एक्टिव मास ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और एक्टिव मास ऑफ आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का था तो इस के को मैं क्या लिख सकती हूँ, के एफ लिख सकती हूँ, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन का था तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, के बी लिख सकती हूँ। तो एक्टिव मास ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ डी आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो होगा क्या, इस रिएक्शन को आगे हम प्रोसीड्स करेंगे, तो आगे प्रोसीड करने पर क्या हमको केमिकल इक्विलिब्रियम का रेट मिलता है। देखिए ये जो के एफ है, के एफ, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है एक्टिव मास, और ये डी प्रेजेंट है एक्टिव मास का, ये ए बी इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो एक्टिव मास ऑफ ए हो जाएगा और एक्टिव मास ऑफ क्या आ जाएगा आपका, बी। जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन है वो किसको बता रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम को बता रहा है। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब दोनों बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहे हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इस के एफ अपॉन के बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, के लिख सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस के को, जो के कांस्टेंट है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। ये जो के आपने लिखा है दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब हमको मिला, जब हमारा के एफ और के बी का जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड ratio of the rate constant of forward and backward reaction of any reversible chemical reaction is called a equilibrium constant। किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट का रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म पे शो करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। और इसको मैंने कैसे प्रूव किया आपने देखा, सबसे पहले मैंने एक्टिव मास आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्टिव मास इस वजह से बताया बिकॉज जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, जब रेट निकालना हमको
हमको आ गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने रेट निकाला, उसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने रेट निकाला। तो जब कोई केमिकल इक्विलिब्रियम दो डायरेक्शन में हो रही है मतलब वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमने दोनों के रेट को क्या किया, इक्वल फॉर्म पे लिखा, और इक्वल फॉर्म पे लिखने के बाद आगे रिएक्शन को प्रोसीड्स करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जनरल किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस लॉ को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको जनरली ये जो चीज है इसको प्रूव करने बोला जाएगा, दैट इज अ डेरिवेशन। ठीक है, केमिस्ट्री का, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ कैसे प्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ अ रिएक्शन, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है, ये तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन था, अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास ऐसा हो जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होने पर आप इसी फॉर्मूला को आगे और कैसे प्रोसीड्स कर सकते हो उसको नेक्स्ट पॉइंट पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मोल होगा वो 1 मोल होगा, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा हो जैसे नंबर ऑफ मोल्स जिसमें डिफरेंट दिए हुए हो, जैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ ए रिएक्टेंट है और m नंबर ऑफ बी रिएक्टेंट है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बनाया, p नंबर ऑफ c आपका प्रोडक्ट बनाया और q नंबर ऑफ आपका क्या, d प्रोडक्ट बनाया। तो इस टाइम पर आपको क्या बोला जाएगा, ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है। इस टाइम पर अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला जाएगा तो आप कैसे इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। देखो, ये जो चीज आपको दी हुई है, अगर हमारा सब्सटेंस कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, जो भी हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक्टिव मास होगा उस एक्टिव मास के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, कंसंट्रेशन का टर्म यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट होने पर हम उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, लीटर का टर्म यूज करते हैं, या फिर लिक्विड है तो एक प्रेशर जनरेट होगा और उसी प्रेशर की वजह से जो कांस्टेंट होता है उसमें P लिखा जाता है। फॉर अ लिक्विड एंड गैसेस आप ये बोल सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कंसंट्रेशन के लिए लिखा जाता है Kc, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है, और अगर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड या गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाता है, Kp से किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपका सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला K इज इक्वल Kf अपॉन Kb के फॉर्म पे आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड में फिजिकल स्टेट गिव करके आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया गया है तो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं, फॉर अ सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू Kc लिखा जाता है, फॉर अ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, Kp लिखा जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन हमको दिया गया है जिसमें वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हमको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ A हमारे पास रिएक्टेंट है, m नंबर ऑफ B रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करके P नंबर ऑफ C प्रोडक्ट बनाता है और Q नंबर ऑफ D प्रोडक्ट बनाता है। ये जो आपका N, M, P और Q है ये किसके बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले रेट कैसे निकालेंगे आपको तो समझ आ गया होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप निकाल लीजिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, Kf आप लिख सकते हो, क्या यहाँ पर आपको Kc लिखना है। ठीक है, तो Kc अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका A रिएक्टेंट आएगा, उसके बाद आपका B रिएक्टेंट आएगा। A का नंबर ऑफ मोल N है और B का कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बैकवर्ड डायरेक्शन का निकालोगे तो Kc इज इक्वल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये C आपका एक्टिव मास और फिर D का एक्टिव मास, C का
जो नंबर ऑफ मोल्स है वो P है और इसका K क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यहाँ पर आप KF और KB ही लिखो, जब पूरा आ जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे। इसके बाद देखो KF और KB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ आप क्या लिखोगे, ये आपका एक्टिव मास ऑफ A कितने मोल का, N मोल का, एक्टिव मास ऑफ B कितने मोल का, M मोल का, इज इक्वल KB का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव मास ऑफ C कितने मोल का है, P मोल का है, और एक्टिव मास ऑफ D ये कितने मोल का है, Q मोल का है। तो यहाँ पर जो KF अपॉन KB आया है उसको आप किस फॉर्म पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो करोगे, बट एट अ सॉलिड कंडीशन, जिसके लिए आप KC का टर्म यूज करोगे। तो KC इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, KF हमारा क्या आया, A का कंसंट्रेशन कितने मोल का, N मोल का, और B का कंसंट्रेशन कितने मोल का, M मोल का, अपॉन क्या करोगे आपका K, B का वैल्यू कितना आया है, C का कंसंट्रेशन P मोल का, और D का कंसंट्रेशन कितने मोल का, Q मोल का। तो आप इस फॉर्म पे लिखोगे जब आपके पास KC का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने बोला जाएगा तो, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट के लिए हो गया। अब सॉलिड स्टेट के लिए आगे अगर प्रोसीड्स करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के फॉर्म पे, तो मोलर कंसंट्रेशन ये जो C दिया हुआ है, इस C को लिखने का तरीका और होता है, Kc इज इक्वल एक्टिव मास की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल C जिसको मोलर कंसंट्रेशन बोला जाता है। मोलर कंसंट्रेशन A टू दी पावर आप क्या लिखोगे, N मोल लिखोगे। फिर मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी ये रिएक्टेंट आपका पहले आएगा भाई, ठीक है। तो ये C कंसंट्रेशन P मोल का आ जाएगा, और C कंसंट्रेशन आपका कितने मोल का आ जाएगा, Q मोल का आ जाएगा, अपॉन C कंसंट्रेशन आपका A जो कि N मोल का है, और C कंसंट्रेशन आपका क्या आ जाएगा, B जो कि कितने मोल का है, M मोल का है। ये KC के लिए आप यूज करोगे। ऐसे ही आपको KP के लिए अगर टर्म लिखना हो तो KP के लिए आप कैसे टर्म यूज करोगे, देखिए आपका एक्टिव मास की जगह पे P टर्म आ जाएगा, और Kp इज इक्वल यहाँ पे आप P लिखोगे, C कितने मोल का है, P मोल का है, P आपका D आ जाएगा कितने मोल का है, Q मोल का है, P आपका A आ जाएगा कितने मोल का है, N मोल का है, और P आपका B आ जाएगा जो कि कितने मोल का है, M मोल का है। तो ये कौन से कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है, फॉर अ लिक्विड एंड अ गैस, और ये किसके लिए है, फॉर अ सॉलिड। किसी भी केमिकल इक्वेशन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना है और उस वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट जो A और B आपको दिख रहे हैं वो आपके लिए रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं, C और D प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं फॉर बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन इसी को आप बैकवर्ड रिएक्शन में करोगे तो CD आपका रिएक्टेंट हो जाएगा और AB आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और बाकी बचे जो P, Q, N और M है ये किसका रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रूव करते हैं, जिसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है, जो कि डिपेंड करता है लॉ ऑफ मास एक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम पे। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये जो Kp हमने कैलकुलेट किया है, क्या क्या कैलकुलेट किया है, Kp एंड Kc को कैलकुलेट किया है। इस Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, आप लोग इसके प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।